वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो डाइकोट एम्ब्रियो है और मोनोकोट एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं सीड की। तो आइए देखते हैं। जो सीड है बच्चों वो हमारा एक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका रिजल्ट होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यह एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। और सीड हमारा बनता कहां पे है? इनसाइड फ्रूट्स। फ्रूट के अंदर हमें सीड देखने को मिलता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। सीड क्या है? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है या फिर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और ये हमें फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो सीड है हमारा, उसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सैक था वो अपना न्यूट्रिशन लेता था एंडोस्पर्म से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पूरे का पूरा एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो यूटिलाइज कर ले। बहुत सारे स्पीसीज में कुछ ना कुछ पार्ट जो एंडोस्पर्म का वो बच जाता है। तो इसी के बेस पे सीड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिन सीड में एंडोस्पर्म बचता है वो अलग और जिन सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता वो अलग। तो उसी के बेस पे हमारे सीड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन एल्बुमिनस सीड और दूसरा है एल्बुमिनस सीड। तो जो सीड, जिस सीड में जो एंडोस्पर्म है वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, उनको हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्म इज completely consumed during embryonic डेवलपमेंट। तो जिन सीड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, पूरे का पूरा यूज कर लिया जाए, उन सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। जो इसके एग्जांपल है वो है पी और ग्राउंडनट। पी और ग्राउंडनट इसके एग्जांपल है। वहीं दूसरी ओर जो एल्बुमिनस सीड है इनमें क्या होगा? जो एंडोस्पर्म है उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है। सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज लेफ्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इस तरह के जो हमारे सीड है उनको हम बोलेंगे एल्बुमिनस सीड। इसके एग्जांपल है व्हीट, मेज, कैस्टर, बार्ले और सनफ्लावर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इस तरह से जो हमारे सीड की कैटेगरी है वो दो हो गई। जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचता है वो एल्बुमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता वो हो गया नॉन एल्बुमिनस सीड। अब बात कर लेते हैं सीड के पार्ट्स की।
तो जो हमारा सीड है उसमें बेसिकली हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सीड कोट, सेकंड है कोटाइलेडन्स और एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, ये 3 पार्ट हमें सीड में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं सीड कोट बनता कैसे है। हमें पता है कि जो हमारा ओव्यूल है, ये हो गई ओवेरी। ओव्यूल की बाहर की तरफ इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। तो वह जब मैच्योर हो जाते हैं, हमें पता है जो ओव्यूल है वो मैच्योर होने के बाद सीड बनता है। तो जो इंटीग्यूमेंट है जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो बनेंगे सीड कोट, हार्डन। काफी हार्ड बन जाते हैं ये और सीड कोट का काम करते हैं। उसके बाद जो कोटाइलेडन है वो हमने देखा ही है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो तब कोटाइलेडन बनता है। जो कोटाइलेडन है वो काफी स्वेलो होता है, क्योंकि उनके अंदर जो फूड है वो रिजर्व रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस हमारा जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर जो बनेगा, जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सीड के कुछ पार्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारे स्पीशीज में क्या होगा। जैसे ये हमारा ओव्यूल है, ये ओवरी है, इसके राउंड सेलों का एक मास होता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस बहुत सारे स्पीशीज में जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप करता है तो न्यूसेलस हमारा बच जाता है, परसिस्ट करता है। न्यूसेलस का कुछ पार्ट परसिस्ट करता है और उसी बचे हुए न्यूसेलस के पार्ट को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। उसी बचे हुए न्यूसेलस के पार्ट को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ स्पीशीज जिसमें हमें पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। वो है ब्लैक पेपर एंड बीट। ये एग्जांपल है जिसमें हमें पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे जैसे जो हमारा सीड है वो मैच्योर होगा तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा सीड है वो मैच्योर होगा, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और केवल उसके पास 10 to 15% ही उसके मास के अकॉर्डिंग मॉइस्चर कंटेंट बचता है। तो जैसे ही उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और जो हमारा सीड है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। इसी हमारी सीड की जो इनएक्टिव स्टेट है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कम होने की वजह से जो सीड इनएक्टिव स्टेट में गया है उसी को बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी कि इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डोरमेंसी। उसके बाद हमें पता है जो ओवरी है वो मैच्योर होके फ्रूट बनाएगी और जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है। तो अब बात करते हैं फ्रूट की। जो फ्रूट्स है वो फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। जो फ्लैशी फ्रूट्स है उसके जो एग्जांपल्स हैं वो है
गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। और जो ड्राई फ्रूट है उसके एग्जाम्पल है हमारे ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, आलमंड है और वालनट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्रूट के बारे में। तो जैसे ही जो ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है, तो जो वाल ऑफ ओवरी है, ओवरी की जो वाल है एक्सटर्नल, ये ओव्यूल है, ये ओवरी है। तो वो क्या बन जाती है, वाल ऑफ फ्रूट बन जाती है। जो ओवरी की वाल है वो क्या बन जाती है, वाल ऑफ फ्रूट बन जाती है आफ्टर मैचुरेशन। और उसी वाल ऑफ फ्रूट को हम बोलते हैं पेरिकार्प। उस वाल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, जिसका काम क्या होता है, फ्रूट को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि जब फ्रूट बनता है, फ्लावर के और जितने नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, प्लांट से झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जैसे हमारे एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, पेटल सेपल हो गई। जैसे फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और वो नॉन एसेंशियल पार्ट है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, प्लांट से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज में जो थैलेमस है, वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। कुछ स्पीशीज में जो थैलेमस है वो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, और ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है। कैश्यू होता है जो हमारा ड्राई फ्रूट है, काजू। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हमें फॉल्स फ्रूट यानी कि थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। उसके बाद जो फ्रूट ओनली ओवरी से बनते हैं, जिन फ्रूट में केवल ओवरी ही फ्रूट बनाती है, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। जिनमें केवल ओवरी ही कंट्रीब्यूट करती है इन द फ्रूट फॉर्मेशन, तो उनको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट्स। मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स है वो ट्रू फ्रूट ही होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ स्पीशीज में होगा क्या, जो फ्रूट की फॉर्मेशन है, जो फ्रूट की फॉर्मेशन है इन सम स्पीशीज formation of fruit is done without फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीशीज में क्या होगा, जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जो इसका एग्जाम्पल है वो है बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, इसका जो एग्जाम्पल है बनाना। और इन फ्रूट्स के
सबसे खास बात क्या होती है, इनके अंदर हमें सीड देखने को नहीं मिलता है। दीज फ्रूट्स आर सीडलेस। ये जो फ्रूट है वो सीडलेस होते हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं, क्योंकि जो इनके अंदर इस तरह के जो स्पीसीज है बनाना, इनके अंदर जो फ्रूट की फॉर्मेशन होगी वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होगी। कैसे होगी? हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स फ्रूट। अब बात करते हैं सीड वायबिलिटी की। सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा सीड है वो कितने लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है, कितने लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में हम उसकी जर्मिनेशन करवा सकते हैं अपनी क्रॉप के लिए। तो हमारी कंट्री में तो जो मेनली हमारी क्रॉप है वो सीड पे ही डिपेंड है। ठीक है, और हमें सीजनल क्रॉप के लिए नेक्स्ट सीजन तक हमें अपने जो सीड है उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो सीड की वायबिलिटी है वो कुछ मंथ से लेकर के ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकती है। तो इसके जो मोस्ट वायबल स्पीसीज हैं, सबसे ज़्यादा लंबे के टाइम जो जर्मिनेट किए हैं सीड, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लुपिन। लुपिन का जो सीड है वो लगभग 10,000 ईयर्स पुराना था, जो मिला था आर्कटिक टुंड्रा में। और 10,000 साल के बाद उसने जर्मिनेट किया है बिल्कुल सक्सेसफुली। तो इसका मतलब जब 10,000 साल पुराना कोई सीड है वो जर्मिनेट कर जाता है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो सीड की वायबिलिटी है वो हजारों सालों तक हो सकती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है डेट पाम। ये था 2000 ईयर्स, 2000 साल पुराना सीड था। ये मिला था किंग हीरोड्स पैलेस नियर डेड सी। डेड सी के पास किंग हीरोड्स जो पैलेस है वहां पे ये सीड मिला था, और 2000 साल के बाद इसने भी जर्मिनेट सक्सेसफुली कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सीड की वायबिलिटी, कुछ इसमें एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस यह एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जो हमें देखने में बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह लगती है। तो देखिए, इट इज a type of asexual reproduction that mimic sexual reproduction। मिमिक का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, जो हमें देखने में बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह लगेगा। इस प्रोसेस में होगा क्या, जो सीड है, seeds are formed without fertilization। जो सीड है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है वो है ग्रासेस।
ग्रासीड की जितनी फैमिली है, जितने प्लांट हैं उनमें ऐसा हमें देखने को मिलता है। कोई उनमें फ्लावर नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता, सीधे जो सीड है वो बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी पोली का मतलब होता है मोर और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो। अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं। जब हमें एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। मोर एम्ब्रियो इन ए सिंगल सीड। जब हमें एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो वैसा होता कैसे है? एक सीड में तो अभी तक हमने देखा था कि एक ही एम्ब्रियो बन रहा था जो कि एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता था। तो अब इसको देखते हैं ऐसा किस तरह से होगा। हमें पता है कि ये जो हमारा ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है और ये है हमारा ओव्यूल। ठीक है, इसके अराउंड बहुत सारी सेल्स होती हैं। उन सेल में क्या होगा, जो हमारे एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो सेल होगी न्यूसेलस की, उनमें क्या होगा, ये सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, न्यू एम्ब्रियो सैक। न्यू एम्ब्रियो सैक, नया एम्ब्रियो सैक बनाएगी। अब देखिए ये सारे क्या बन गए, बहुत सारे इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बन गए, बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बन गए। ओव्यूल हमारा एक है और हमें पता है कि हर एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई भी होते हैं, एज सेल भी होती है, सिनर्जिड भी होते हैं, एंटीपोडल्स भी होते हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं हम। तो ये सारे एम्ब्रियो सैक है, सभी के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और हर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, लेकिन ओव्यूल से हमारा क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो एक सीड के अंदर बहुत सारे हमें एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो आज इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।